देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसी उत्तराखंड सरकार। भारत सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कैग ने बजट कम खर्च करने पर भी उठाए सवाल। विधानसभा में स्पीकर ऋतु का कड़क अंदाज। सदन में बोली, प्रोफेसर रही हूं, अनुशासन प्राथमिकता। विपक्ष को भी आत्मचिंतन की जरूरत। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा। अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध पर दी प्रतिक्रिया। कहा, विरोधी दल कर रहे इस पर राजनीति। योजना से होंगे युवाओं के सपने पूरे। अग्निपथ को लेकर उबाल। हरिद्वार में जुटे देश भर के किसान। राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकाला पैदल मार्च, तो हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज को लेकर जांच के आदेश। पहाड़ों पर रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। उत्तराखंड में अब 25 जून के बाद मानसून की दस्तक। वहीं अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसती जा रही है। हालात ये है कि अपनी जरूरतों के लिए हर साल वे जो कर्ज ले रही है उसके 71% के बराबर राशि उसे पुरानी उधारी और उस पर ब्याज को चुकाने पर खर्च करनी पड़ रही है। भारत के नियंत्रक महाले खापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा के पटल पर 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैग की यह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। कैग ने बजट कम खर्च करने पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा कुल उधार पर ऋण और उसके ऊपर ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता अधिक होने से इसका खास फायदा नहीं हो पाता है। वहीं बकाया कर्ज में 13.66% की दर से बढ़ोतरी हो रही है और 2016-17 से 20-21 की अवधि में राज्य सरकार ने 29,158 करोड़ रुपए का ऋण लिया। 2020 तक राज्य पर 73,751 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.5% आंकी गई। चार दिन के विधानसभा सत्र में बतौर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण पर सबकी निगाहें थी। उनके लिए एक नया अनुभव जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने अलग अंदाज से छाप छोड़ी है। उनका कहना है कि वे प्रोफेसर रही हैं, इसलिए सदन में भी अनुशासन को ही प्राथमिकता देना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के लिए विधानसभा का ये सत्र एक नया अनुभव था। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित होने के बाद खुलकर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि उनका मकसद था कि सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चलता और कहा कि बृहस्पतिवार को बजट पर अच्छी चर्चा हो सकती है। कई नए विधायक हैं, उन्हें बोलने का बेहतर मौका मिल सकता था, हालांकि चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें भी आत्मचिंतन की जरूरत है। चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को वन विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि उसी के बाद उनका काशीपुर पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया है। पार्टी ने अब तक जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैंने बखूबी निभाया है और कोशिश की है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र नीति बना रही है, लेकिन विरोधी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को युवाओं के सपने पूरा करने वाली बताई। उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हल्द्वानी में अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जहां पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कई युवक नहर में कूद गए। वहीं शहर में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। साथ ही साथ ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई अनहोनी की सूचना नहीं है। वहीं लाठीचार्ज के मामले को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया गया, इस मामले की जांच कराई जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। कांग्रेस के बाद कुछ काम तो होना चाहिए ना। अब कांग्रेस 5 साल सत्ता से बाहर रही, 5 साल भी सत्ता से बाहर है, और फिर जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन जहां आम जनभावना की बात है, आम नौजवानों के साथ है, मेरी सेना की कई बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है, मेरे मित्र यहाँ पर के जनरल से मैंने कल उनसे बात हुई है, क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ना कि इससे हमारी सेना को एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। जो भारत सरकार का मानक है 250 की आबादी को विजय से जुड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे गांवों की है जिनकी आबादी 150 से लेकर 249 तक है या 150 तक है। हमने भारत सरकार से मांग की है। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से मिला था। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहाड़ में आबादी बहुत कम होती है, कुछ तो विचार होगा। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार का लाभ हमारे को मिलेगा। हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर हमला बोला है। वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण हताश है और वे आशा कर रहा था कि जो पद खाली है उन पदों में हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन केंद्र सरकार के सेना में भर्ती के नए आदेश जारी किए हैं और इस तरीके से युवाओं पर लाठीचार्ज करना अशोभनीय है। आज हल्द्वानी में युवाओं ने शांतिपूर्वक सेना में अग्निपथ का विरोध किया। उसमें जिस तरह से पुलिस वालों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, कई लोग चोटिल भी हुए, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को ये चिताता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में तानाशाही राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का भी अधिकार है। इसलिए इस तरह की तानाशाही न दिखाएं और युवाओं पर इस तरह का अत्याचार न करें, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने होटलों और रिजॉर्ट में औचक निरीक्षण किया। एसडीएम गोपाल चौहान के नेतृत्व में पर्यटन, विद्युत, पुलिस, फायर सहित कई विभागों ने होटलों के दस्तावेजों की जांच भी की। इसी दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम ने होटलों में पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सहित कई रजिस्टरों को देखा, जिसमें 12 होटलों में दस्तावेज अपूर्ण पाए गए। वहीं छापेमारी में एसडीएम गोपाल चौहान ने 12 होटलों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किए हैं। जो पर्यटन विकास परिषद है, उनके डायरेक्शन के दुकान हम लोग यहाँ पे जो ये अल्मोड़ा शहर है या जो कसार देवी है या अल्मोड़ा से लगे हुए जो स्थल हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हमारी पूरी टीम है। निरीक्षण में हम लोग इनका पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है उसको चेक कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का इनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फूड सेफ्टी का है कि नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं है, इनका जो बिजली के बिल वगैरह है कमर्शलाइज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। और सुबह से हम लोगों ने करीब 18 होटल और रेस्टोरेंट चेक किए हैं, जिसमें
12 होटल और रेस्टोरेंट हमको ऐसे मिले हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो उनको हमने नोटिस दिया, 7 दिन का समय दिया है। नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर भर्ती के लिए 19 जून को परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें, परीक्षा के लिए लेकर टून विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भर्ती परीक्षा में अनियमितता होने का अंदेशा जताया है। यूकेडी का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा में दूरस्थ पहाड़ी अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यूकेडी ने नेताओं और अधिकारियों के चहेतों को ही नियुक्ति देने की संभावना जताई है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया का कार्य लखनऊ की एक निजी कंपनी को दिया गया है। विश्वविद्यालय के कई संविदाकर्मी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। ऐसे में यूकेडी ने परीक्षा में धांधली की संभावना भी जताई है। आपको बता दें, मामले में यूकेडी ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया पर संज्ञान लेकर तत्काल इस भर्ती को रोक दिया जाए और जांच करवाकर दोषियों को दंडित किया जाए। और ये इनमें तमाम वो पत्र हैं। आनन फानन में दून यूनिवर्सिटी जो है कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। एक सप्ताह पहले उसमें जो है अधिसूचना जारी होती है और 19 तारीख यानी कि कल वो परीक्षा होगी। मेरा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये परीक्षाएं कराकर आप क्या साबित करना चाहते हो? उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट की सेवाएं किस तरह की है हर व्यक्ति जानता है। पहाड़ के तमाम पढ़े लिखे बच्चों की अनदेखी करके आपने चंद लोगों को इसका लाभ देने के लिए ये परीक्षा आनन फानन में कराई है और जिससे ये परीक्षा कराई जा रही है वो लखनऊ की एक एजेंसी है जो स्वयं संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है। हमारी मांग है यदि ये परीक्षाएं उत्तराखंड के चयन आयोग से कराई जाती तो इसकी गुणवत्ता होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि आनन फानन में कराई जाने वाली इस परीक्षा की जांच की जाए। खटीमा में प्रशासन और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के चलते हो रहे विरोध और बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं पूरे देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खटीमा प्रशासन अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर हमने आज फ्लैग मार्च किया। इन कतिपय लोगों द्वारा यह आशंका की गई थी कि उनके द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया जाता, तो इसलिए पुलिस और हमारे द्वारा मेरे द्वारा भी जॉइंट फ्लैग मार्च टाइप पर किया गया ताकि शांति का माहौल बना रहे पुलिस में। देखिए, एक नूरी हिना करके एक महिला है जिसके द्वारा ये फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, तो उसके द्वारा जुलूस या कुछ धरना प्रदर्शन किया जाएगा जो कि इस टाइम समय में उचित नहीं था। तो उसी को लेकर हम थोड़ा सा सतर्क रहे और ये फ्लैग मार्च किया गया। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन का जयपुर ब्लॉक सम्मेलन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संपन्न हुआ, जहां एक्ट के प्रदेश महामंत्री के बोरा ने कहा कि मोदी सरकार महिला कामगारों के हितों पर कुठारघात करके उनका खुला शोषण कर रही है, लेकिन आशा कार्यकर्ता को WHO ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगन और मेहनत के बल पर बेहतर काम करने पर सम्मानित किया है। आशा कार्यकर्ताओं को ये सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी बबीता कश्यप को दी गई है। साथ ही साथ कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा और कार्यकारिणी की पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। यहाँ अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने आशाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है कि आशाओं ने जो देश की आशाएं थी 10 लाख से ज़्यादा, उन्होंने कोरोना काल में जबरदस्त अभूतपूर्व काम किया। यहाँ तक कि फिर मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उसको ट्वीट करके कहा कि हम आशाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आशाओं के सम्मान की बात तो हो रही है, और उनको न्यूनतम वेतन, उनको कर्मचारी का दर्जा, काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। और कोरोना काल में उन्होंने पूरा रिस्क लेकर के घर घर जा कर के जागरूकता फैलाई, और उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, यानी जम कर लेंगे पूरा काम, नहीं मिलेगा कोई दाम। ये आशाओं के साथ हो रहा है। तो ज़रूर इस बात को लेकर के हम लोग सम्मेलन जगह जगह कर रहे हैं, तो संगठन को मजबूत करें और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि जो महिला कामगार हैं, उनके श्रम का उचित सम्मान हो, उनका शोषण बंद हो, और उनको केवल सम्मान की बात नहीं है बल्कि उनको न्यूनतम वेतन मिले, उनको कर्मचारी का दर्जा मिले।
ध्यान में नहीं है, पर अगर कोई नोटिस दिया गया होगा तो हम जरूर उसके से है जहां यमुना घाटी में पिछले 3 दिनों से रात हो रही बारिश मुसीबत बन रही है, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव हो रहा है और साथ ही साथ मुसाफिरों के साथ साथ किसानों की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पुरोला मोरी की तरफ जाने वाले मुसाफिर सड़क किनारे मलबा और बरसाती पानी देख अपने स्थानों में रुके हुए हैं, तो वहीं नौगव ब्लॉक के सुनारा छानी क्षेत्र में अतिवृष्टि ने सड़कों का सफर रोक दिया है। साथ ही किसानों के उपजाऊ खेत में मलबा और पानी पूरी तरह भर गया, जिसके चलते किसानों की फसल मक्का, टमाटर, कद्दू और शिमला मिर्च जैसी नकदी सब्जियां नष्ट हो गई हैं। चंपावत की सीम चुका काली नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला गया। साथ ही छानबीन करते हुए बरामद शव के परिजनों को सूचित किया और वहीं डॉक्टर वीके जोशी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। चाचा थे वो, महेश चंद उनका नाम था। तो 11 तारीख को शादी समारोह में थे वो, तो वहाँ से लापता होने की खबर मुझे मिली। उसके बाद हमने झूलाघाट थाने में एफआईआर की और गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी की। उसके बाद वहाँ ढूंढा बहुत, पुलिस वालों ने, एसएसबी की टीम ने उन्हें ढूंढा, बट कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो 1 हफ्ते बाद आज यहाँ चूका कोई गाँव से भी डेड बॉडी मिली थी। कल सूचना मिली हमें पुलिस के द्वारा, तो हम अभी यहाँ पर आए। अभी पोस्टमार्टम हुआ था, तो वो हमारी डेड बॉडी है। महेश चंद मेरे चाचा है। बॉडी रिकवर की है चूका से पुलिस ने। उसका नाम महेश चंद्र दामोदर, उसके पिता का नाम है, उम्र 37 साल का है, जिसका कि हमने भी पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। तो हमने उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। पूर्वांचल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का लालकुआं में स्वागत किया गया। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल महासभा संगठन पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ हर उस जरूरतमंद नागरिक का संगठन है जिसको समाज से आवश्यकता है। हमें एकजुट रहकर संगठन को आगे बढ़ाना है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, उसकी रणनीति बनाकर लालकुआं से उसकी आवाज सरकार तक भेजी जाएगी। उसको मेरे को दे नहीं पाए, वास्तव में एक नजरअंदाज इसको नहीं करना चाहिए। पूर्वांचल महासभा जब ये गठन होने जा रहा था, यहाँ के लोगों ने बहुत अड़ंगे डाले थे। पूर्वांचल महासभा का रजिस्ट्रेशन, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और उन्होंने कहा शुक्ला जी मैं आपको मिला नहीं हूँ आज तक, आपको जान कहीं मेरी त्रुटि रही होगी, मेरी कमी रही होगी जो आप लोग उसको मेरे को दे नहीं पाए। दिनेशपुर के चंदन नगर गांव में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित दंपति दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने मामले के जांच अधिकारी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और पुलिस ने बीते 31 मई को श्याम गोपाल के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप का मुकदमा दर्ज किया था। एप्लीकेशन लगाने के बाद कह रहा चलो ठीक है हम जांच करेंगे। फिर अगला दिन मैं गया तो कोई जांच नहीं हुआ। फिर मैं एसएसपी कार्यालय गया, वहाँ से मुझे बताते ही मुझे रिसीविंग दिया गया। फिर मैंने सोचा कार्रवाई होगा। 12 दिन बाद मुझे कॉल आता है, कहता है अपना डेट चेंज करवाओ, उसके बाद ही कार्रवाई होगा। मुझे मैडम ने फ़ोन किया, वहाँ से एक मैडम ने, फिर मैंने जाकर डेट चेंज करवाया। उसके बाद मुझे यहाँ से रिसीविंग मिला है। रिसीविंग मिलने के बाद भी वो लड़का ऐसे घूम रहा है। फिर मैंने पूछने गया, थाने में गया मैंने कहा सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कह रहे हम कर रहे हैं काम, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। मैं सर क्या कर रहे हो, आरोपी तो ऐसे घूम रहा है, मुझे धमका रहा है, मारने की धमकी भी दे रहा है। पौड़ी जिले के धूमाकोट मार्ग पर एक पिकअप खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे और हादसे में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हल्दू खाल में पिकअप वाहन उमटा होते हुए मिरवाड़ी जा रहा था। इस दौरान अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरा। अगर यहाँ से गाड़ी ये हादसा धूमाकोट मार्ग पर एक पिकअप खाई में गिरा। एक 1004 क्योंकि 15 चाहिए 1004 ये हल्दू खाल से उमटा आई थी जो वापस जा रही थी हल्दू खाल। वो
ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी जिसने बैंड नहीं काट पाया, और उसमें एक बच्चा था और 2 ही आदमी सवार थे उसमें जो नीचे गिरे थे। उन्हें रेस्क्यू करके नैन डांडा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। क्या अभी क्या स्थिति है उनकी? अब तो वहां जाके पता लगेगा क्या स्थिति दोनों की स्थिति अभी पता चलेगा। हाँ, वहीं जाके देखा जाएगा। अभी तो भिजवा दिया गया है, प्राइवेट जो भी अपना वाहन करके जी भिजवा दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।